नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन से पहले कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि गोरखों ने हमारे उत्तराखंड पर शासन किया था। और इन्होंने हमारे जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में गोरखों का कुछ समय के लिए आधिपत्य रहा था। और इन गोरखों को आपके अंग्रेजों ने हराया था। और 1815 में आते आते अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया था। और इसके बाद ये आपका जो गढ़वाल या कुमाऊं का जो क्षेत्र था आपके अंग्रेजों के अधीन चला गया था। और अंग्रेजों ने जो जब गोरखों से हमारे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को आज़ाद किया था, उसके बाद अंग्रेजों ने जो अलकनंदा का जो पश्चिमी क्षेत्र था, जो कि आपके टिहरी रियासत के अंतर्गत है, ये आपके टिहरी के जो राजा थे सूरदर्शन शाह, उसको सौंप दिया था। और जो अलकनंदा का जो पूर्वी क्षेत्र था, जो आपके ब्रिटिश गढ़वाल के को अपने अधिकार में ले लिया था। और यहाँ पे आपकी कुमाऊं कमिश्नरी का इसको अंग बना दिया गया था। यानी यूँ बोले कि 1815 में आपके जो पश्चिमी अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये आपके टिहरी रियासत के अंतर्गत आपके सूरदर्शन शाह को दिया गया था। और जो पूरी भाग था इन्होंने ये अपने अंदर रखा था, या अपने अंतर्गत रखा था, या अपने पास रखा था। और यहाँ पे इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की थी। जबकि जो देहरादून और जो चक्राता क्षेत्र था, ये भी आपके इन्होंने अपने अंतर्गत रखा था या अपने अंदर रखा था। लेकिन इनको इसको आपके सहारनपुर जो जिला था उसमें इसको शामिल किया गया था। और अंग्रेजों के शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयाँ थी। एक तो आपकी कुमाऊं कमिश्नरी थी, दूसरा आपका टिहरी रियासत था। 1839-40 में आपके ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था, ये आपके श्रीनगर से हटाकर आपके पौड़ी लाया गया था। और 1840 में आपके पौड़ी गढ़वाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। 1854 या 55 में आपके कुमाऊं मंडल का जो गठन किया गया था। और इस कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय बनाया गया था आपके नैनीताल को बनाया गया था। 1871 में आपके देहरादून को आपके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको आपके मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। 1891 में उत्तराखंड में दो और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। और ये कुमाऊं कमिश्नर के तहत इसका इनका गठन किया गया था। और ये आपके अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, और ये आपके 1891 में बनाए गए थे। 1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में आपके केवल तीन जनपद थे: पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल जनपद। 1 अगस्त 1949 में आपके टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय किया गया था। और इसको आपके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी इसको स्थापित किया गया था। और ये आपके गढ़वाल कुमाऊं मंडल में आपके चौथे जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। 1960 में आपके तीन और जनपदों का निर्माण किया गया था: टिहरी उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। तो पूछ सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और चमोली जनपद को कब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उत्तरकाशी को आपके टिहरी से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चमोली को आपके पौड़ी से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पिथौरागढ़ को आपके अल्मोड़ा से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था। लेकिन अगर यही सवाल अगर ये पूछा जाए कि चमोली जनपद का जो निर्माण हुआ था, ये किस जिले से अलग करके इसका गठन किया गया था, तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ से अगर थोड़ा वो सीख सकते हो तो आपके लिए थोड़ा एग्जाम में ये थोड़ा आसान रह सकता है। और पिथौरागढ़ जनपद आपके अल्मोड़ा जनपद से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फिर 1969 में आपके गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था। और जो गढ़वाल मंडल है इसका जो मुख्यालय है आपके पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था। और टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी जो थे आपके कुमाऊं मंडल से निकालकर इसको उसके अधीन कर दिए गए थे। यानी जो इससे पहले जो कुमाऊं मंडल जो टिहरी, पौड़ी और चमोली जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट थे, ये पहले आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1969 में अभी इनको आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। और जो नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद है, इसको आपके कुमाऊं मंडल में ही रहने दिया गया था। फिर 1975 में आपके जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट था, इसको आपके मेरठ मंडल से हटाकर आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। फिर 1988 में आपको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था, या यूँ बोले कि हरिद्वार को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको आपके सहारनपुर मंडल में रखा गया था। फिर जब हमारा राज्य का निर्माण हो गया था, हमारे राज्य का गठन हो गया था, तो इसको आपके सहारनपुर मंडल से हटाकर आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। फिर 1995 में आपके उधम सिंह नगर जनपद को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1997 में आपके तीन डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे: चंपावत जनपद, बागेश्वर जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद। जो चंपावत जनपद और बागेश्वर जनपद ये आपके 15 सितंबर 1997 को बने थे। और उसके अगले दिन आपके रुद्रप्रयाग जनपद को बनाया गया था। तो ये कुछ नोट्स थे, या यूँ बोलें कि उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट कब कैसे बना, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन को देखते हैं। तो जो किसी भी राज्य का
किसी देश के किसी अन्य राज्य की तरह हमारा उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, इसका उल्लेख भी आपके संविधान के भाग 6 में दिया गया है। और ये आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और संविधान के अनुरूप इन राज्य का शासन प्रशासन जो चलता है, ये आपके संसदात्मक प्रणाली के माध्यम से चलता है। और किसी भी राज्य के जो अंग होते हैं, आपके 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक तो आपकी कार्यपालिका होती है, दूसरी आपकी विधानमंडल होता है, तीसरा आपका न्यायपालिका होती है। जो किसी राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल होती है आपके, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, ठीक इसी तरह विधानमंडल भी आपके आपकी विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनती है। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो राज्यपाल और विधान सभा को मिलाकर हमारी विधानमंडल बनती है। और विधानमंडल का काम होता है कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। और न्यायपालिका का काम होता है, जब कार्यपालिका विधायिका अपने क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम करती है, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है। और कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कार्यपालिका को देखेंगे, और कार्यपालिका में हम सबसे पहले आपके राज्यपाल को देखते हैं। तो भारत का संविधान जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ध्यान रखना, आपके संविधान का अनुच्छेद 153 है, और राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपके 5 साल के लिए की जाती है। लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, तो इससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अमूमन ये 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो होता है, ये आपके राज्य का पहला नागरिक होता है। और राज्य की जो राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी आपका राज्यपाल होता है। और राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, आपके राज्यपाल में ही नियत होती है। और जिसका प्रयोग आपके संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेंगे, या फिर उनको उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसके माध्यम से किया जाता है। राज्य के जितने भी समस्त कार्य होंगे, ये आपके राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए आपके एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और जिसका मुखिया जो होगा, ये आपका मुख्यमंत्री होगा। तो पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, जिसका मुख्य आपका मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और ये उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो ये मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, ये आपके भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है, इस इस अनुसूची के माध्यम से, या यूँ बोले कि अनुसूची 3 के द्वारा आपके शपथ ली जाती है। और जो शपथ दिलाने का जो काम किया जाता है, जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं, ये आपके राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। या यूँ बोलें कि जो मुख्यमंत्री हुए या मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका राज्यपाल दिलाता है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के माध्यम से ये शपथ लेते हैं। और आपको पता है कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची आपके शपथ से संबंधित है। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य जो होते हैं, ये आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में अनेक प्रशासनिक और विधायी कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद ही आपके विधानमंडल के पथ प्रदर्शक का और शासन की दूरी होती है, और एक विचारशील और नीति निर्णायक का एक निकाय होता है। जितने भी काम होते हैं, सब मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल तो सिर्फ एक मोहरा है। और कार्यपालिका को अंग यही एक कड़ी है कि शासन की कार्यपालिका का अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। जो मुख्यमंत्री है, ये आपके राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, ये आपका मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल आपका नाम मात्र का प्रधान होता है। लेकिन जितने भी काम होते हैं, आपके राज्यपाल के नाम से जरूर होते हैं, लेकिन जितने भी काम होते हैं आपके मुख्यमंत्री के माध्यम से कराए जाते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मुख्यमंत्री होता है, ये राज्य के किसी भी स्टेट की कार्यपालिका का आपका वास्तविक प्रधान होता है। और मुख्यमंत्री आपके राज्य के शासन का कप्तान होता है। और मंत्रिमंडल में इनकी विशिष्ट स्थिति होती है, बहुत खास स्थिति होती है। और उसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि
जो होती है आपके प्रधानमंत्री की जैसी होती है, इसलिए मुख्यमंत्री को आपके प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। और पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखना। जो सचिवालय होता है ये राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, और ये आपके प्रशासन के गुणदाताओं से अवगत होते हैं। और यह आवश्यक नहीं होता है, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिवों के नेतृत्व में विशुद्ध प्रशासन इकाई का गठन किया जाता है। यानी कुल मिला के जो सचिवालय होता है, ये आपके जितना भी शासन प्रशासन को कैसे चलाना, कैसे देखना है, ये सचिवालय का काम होता है। क्योंकि कई बार मंत्री जो होते हैं इनके पास इतना समय नहीं होता है, और नहीं कई बार इतना इनकी इस चीज़ की समझ होती है। लेकिन जो सचिवालय में जो बैठते हैं ये आपके आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो ये जितने भी शासन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपके सचिवालय के माध्यम से चलाया जाता है। और प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासन जो अध्यक्ष होता है, आपका मुख्य सचिव होते हैं। और प्रत्येक विभाग में सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि शासन सचिव किसे कहते हैं, तो प्रत्येक विभाग के सचिव को आपके शासन सचिव कहते हैं। और जो आईएएस वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होते हैं, यानी जो शासन सचिव होगा या मुख्य सचिव होता है, ये आईएएस के सबसे ऊंचा पद होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण का भी काम करता है, निर्देशन का भी काम करता है, नियंत्रण का भी काम करता है। यानी जितने भी अगर सचिवालय राज्य प्रशासन के जितना भी निर्देशन के काम होंगे, नियंत्रण के काम होंगे, सारे काम आपके सचिवालय से ही होते हैं। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय के ही कर्तव्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद आपके प्रशासनिक पद सोपान में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। जो राज्य में जो स्थान और उसके कार्य मुख्य सचिव का है। केंद्र में वही स्थान आपके कैबिनेट सचिव का होता है, राज्य में आपके मुख्य सचिव का होता है। या यूं बोलें कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की दूरी होती है। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह थे। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है आपके, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है यार, मेरे ख्याल से अभी वर्तमान में मुख्य सचिव जो है आपके राधा रतुड़ी नहीं है। और राधा रतुड़ी जो थे उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव थी, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव ये आपके आनंद वर्धन है, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी आपकी राधा रतुड़ी थी। जो कार्यकारी विभाग या निर्देशालय होता है, ये आपके राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद सचिवालय का तीसरा कार्यकारी विभाग निर्देशालय होता है। और ये दोनों अवयवों के संबंधित निर्माण से है। जबकि कार्यकारी विभाग जो है ये आपके इम्प्लीमेंट के लिए प्राथमिकता के रूप से जिम्मेदार संस्था है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग एक शासन सचिव के अंदर कई डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे आपके गृह सचिव के अंतर्गत आपके पुलिस हो गया, जेल हो गया, आंतरिक सुरक्षा आदि डिपार्टमेंट जो हैं ये आपके गृह सचिव के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यात्मक इकाइयों नीचे तक फैली होती है। और सबके अपने अपने सबने अपने विभाजन के स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभाग अध्यक्ष के बाद आपके मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल में शांति व्यवस्था और राजस्व वसूली का काम करता है। वर्तमान उत्तराखंड में आपके दो मंडल हैं। और ये आपके गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद आते हैं। और आपके कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद आते हैं। और उत्तराखंड में आपके 13 जिले हैं। और मंडल के नीचे आपका जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। जो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। और जिले के नीचे आपके उप जिलाधिकारी होता है। और ये आपके इसके नेतृत्व में आपके तहसीलें होती हैं। और जब हमारा राज्य बना था उस समय हमारे उत्तराखंड में 49 तहसीलें थी। वर्तमान में आपकी 110 तहसीलें हैं। सामान्य और राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं। और इसमें सबसे ऊपर आपके राज्य स्तर, फिर आपका जिला स्तर, फिर इसके नीचे आपका ब्लॉक स्तर आता है। इसके जो माध्य होता है, इससे पहले हमने ऊपर एक कॉलम छोड़ा है, इसमें कुछ नोट्स दिए गए, इसको देखने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले आपके जो कुमाऊं क्षेत्र में जो पटवारी पद का सृजन किया गया था, ये आपको 1819 में किया गया था।
और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर रैमजे के कहने पर यह पूर्ववर्ती व्यवस्था को ही रहने दिया गया था। और 1874 में आपके पटवारी के कार्यों संबंधी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वर्तमान में जो पटवारी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपके लगभग 64% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। और इस व्यवस्था में आपके पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर आदि राजस्व के साथ पुलिस का भी काम करना पड़ता है। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी है। यानी पटवारी क्षेत्र का काम आपके अपराधों की जांच करना होता है, मुकदमा दर्ज करना होता है, अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस का ही काम है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों में को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास एक तो अपराध रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है, न ही इनके पास इतना स्टाफ होता है, और इनके पास जानकारी भी का भी अभाव रहता है। टेक्नोलॉजी भी इनके पास इतनी नहीं रहती है। अपराधों की जांच अपराधों की जांच करना प्रभावी ढंग से न कर सकने के तर्क इनमें दिए जाते हैं, इसलिए इसको पटवारी व्यवस्था को समाप्त करके आपके पुलिस प्रशासन व्यवस्था को इसको लागू करने की कोशिश की जाती है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में आपके 19 परगने थे और 125 पटिया थी, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में आपके 11 परगने थे और 86 पटिया थी। महाधिवक्ता का जो पद है ये आपके संविधान का जो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 165 का संबंध आपके महाधिवक्ता से है। और अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और यह इस पद की नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल से अधिक ही आपके न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए, या कम से कम 10 साल से ही आपके हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया गया हो, यानी एडवोकेट रहे हो। तो महाधिवक्ता बनने के लिए आपको, अगर आपको महाधिवक्ता बनना है, तो एक तो आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल आपके न्यायिक कार्य से जुड़े होने चाहिए, या फिर आपके 10 साल से हाई कोर्ट में आप अधिवक्ता का कार्य किया हो। महाधिवक्ता वो विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। तो पूछ सकते हैं कि महाधिवक्ता का क्या काम है, तो महाधिवक्ता का काम है कि राज्यपाल को सलाह देना, यानी कानून से संबंधित जितनी भी सलाह होती है आपके राज्यपाल को देना महाधिवक्ता का काम है। और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जो कानूनी संबंधित कार्य होते हैं उसका संपादन करना भी आपके महाधिवक्ता का काम है। और सदनों में जो सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपके जो महाधिवक्ता या आपके राज्यपाल को सलाह देता है, सदन में आपके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन आपके मतदान नहीं कर सकता है। और वर्तमान उत्तराखंड के जो महाधिवक्ता ये आपके SN बावलकर है, ध्यान रखना। तो महाधिवक्ता के बारे में क्या क्या ध्यान रखना, तो एक तो ध्यान रखना अनुच्छेद 165 ध्यान रखना, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, 10 साल का आपका न्यायिक अनुभव होना चाहिए या 10 साल तक आपके एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, और राज्यपाल को कानूनी सलाह देना, और बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान आपके महाधिवक्ता आपके SN बावलकर है। इस आगे हम उत्तराखंड की जो विधानमंडल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो किसी राज्य की जो विधानमंडल होती है आपके जिस तरह से हमारी संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक इसी तरह हमारी जो राज्य की जो विधानमंडल होती है ये आपके राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है। और जहाँ पे आपकी विधान परिषद है वहाँ आपके राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद से मिलकर आप उस राज्य की विधानमंडल बनती है। हमारे राज्य में विधान परिषद है नहीं, तो राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर हमारी विधानमंडल बनती है। यूं बोले कि विधानमंडल के दो अंग है। राज्यपाल विधानमंडल के सबसे ऊपर राज्यपाल का पद आता है या राज्यपाल का स्थान आता है, और राज्यपाल के बिना जो है ये आपके विधानमंडल अधूरी है, क्योंकि जितने भी कानून पास करने हैं उसमें जब तक आपके राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे, राज्यपाल की मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो कानून नहीं बनता है। इसलिए राज्यपाल का स्थान आपके सबसे ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। और राज्यपाल विधायी कार्यों के अंतर्गत विधानसभा को का अधिवेशन को आउट करना राज्यपाल का विधायी कार्य है। या यूं बोलें कि राज्यपाल के विधायी कार्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, राज्यपाल के जो विधायी कार्य, एक तो अधिवेशन को आउट करना, सत्रवासन करना, सत्र का विघटन करना, ये राज्यपाल के काम है।
विधायी कार्य है। और इसके अतिरिक्त राज्यपाल आपके विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने से सदन का अभिभाषण करना, बजट पेश करवाना, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित का निर्णय करना, या कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसको आरक्षित रखना, या विशेष परिस्थिति में जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना, ये आपके राज्यपाल के कार्य होते हैं या उसके विधायी कार्य होते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कई बार आपके राज्यपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपके विधानमंडल के सत्र को बुलाना और सत्रावासन करना, सदन का आउट करना, हाँ, सदन का विघटन करना, बजट पेश करवाना, अभिभाषण करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सारे काम आपके राज्यपाल के होते हैं। सभी राज्यपाल के विधायी कार्य होते हैं ये सारे। जो विधानसभा है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ये उल्लेख किया गया है कि विधानसभा की जो संरचना होगी इसमें आपके जो वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा मिलकर बनती है। यानी भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 170 है ये कहता है कि विधानसभा की जो संरचना या विधानसभा का जो निर्माण होगा या विधानसभा में जो सदस्य बैठेंगे वो उनकी जो 18 साल से अधिक की एज के जो लोग होंगे उनके द्वारा जो चुने हुए सदस्य होंगे ये आपके विधानसभा में बैठ सकते हैं या उनके द्वारा चुने हुए लोग ही विधानसभा में जा सकते हैं। और इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं और कम से कम आपके 60 हो सकते हैं। तो ये उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं आपके 70 सीटें हैं। विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर जो 18 साल से अधिक के 18 साल से अधिक एज के जो लोग होंगे वो आपके प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से इनका मतदान किया जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 173 के माध्यम से आपके विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं वही होती है जो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 173 में ध्यान रखना। और इनकी वही योग्यता होती है जो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी एज आपके 25 साल होनी चाहिए और भारत सरकार या राज्य सरकार किसी के अधीन आपके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि के अधीन या संसद के अधीन बनाई गई अधीन संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई या जो विधानसभा का सदस्य जो चुने जाने की अयोग्य ना हो। अगर मतलब कानून कुछ संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा कुछ ऐसा कानून बनाया गया है जिस कानून पर ये पूरी तरह से नहीं उतर रहा है तो वो चुनाव नहीं जीत सकता या चुनाव नहीं लड़ सकता है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद राज्यपाल संविधान के 30वीं अनुसूची के माध्यम से उनको शपथ दिलाता है। और सामान्य तो विधानसभा का जो कार्यकाल रहता है ये आपका 5 साल रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपके आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने के बाद जारी नहीं रह सकती है। यानी जो विधानसभा है या आपके जिसका कार्यकाल वैसे तो 5 साल रहता है, लेकिन अगर देश में कोई संकट आ जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका कार्यकाल को आपके एक एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो किसी भी कंडीशन में उसको 6 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। और विधानसभा का विघटन आपके 5 साल से पहले भी किया जा सकता है और इसका विघटन आपके मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो विधानसभा का विघटन आपके राज्यपाल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल आपके मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही इसका विघटन कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। अगर किसी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कितनी चाहिए, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, 10 से कम किसी भी हालत में नहीं चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आउट किया जाना आवश्यक है और किन्हीं किन्हीं दो सत्रों के बीच का जो समय आपके 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को विशेष सत्र भी बुलाया जाता है और ये सत्र आपके राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता आपके विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो पूछ सकते हैं कि जो विधानसभा का जो विशेष सत्र है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है।
भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 168 है, ये 178 कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुनेगी और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। या यूं पूछ सकते हैं, आपके जो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो चुनने की व्यवस्था चुनने की व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है? तो 178 में। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनेगी, दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष का जो पद है ये समाप्त नहीं होता है। ये अगले जो जब अगला चुनाव होगा, जब नव निर्वाचित विधानसभा आएगी, उसका जो पहला अधिवेशन होगा उस पद तक ये अपने पद पर बना रहता है। तो ध्यान रखना, अगर विधानसभा का अगर विघटन भी हो जाता है तो जो उसका जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रहता है जब तक नई विधानसभा निर्वाचित होकर नहीं आती जाती है और इसका पहला अधिवेशन नहीं हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे 5 साल के लिए होता है, किंतु वह इससे पहले भी उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना तो अध्यक्ष को देना पड़ेगा। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो उसे अध्यक्ष पद का त्यागना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना, अगर किसी को अगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया लेकिन वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा भी इसको बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व आपके 14 दिन की नोटिस देना होता है और ये आपका अनिवार्य होता है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, परंतु भाग ले सकता है, मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ध्यान रखना, अगर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें ये बैठक की जो अध्यक्ष उसमें उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन विधानसभा में भाग ले सकता है और मत का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य होता है जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर देखें तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उस समय हमारे राज्य में विधानसभा की संख्या कुल 22 थी, और उसमें विधान परिषदों की संख्या आपकी 9 सीटें थी, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ अब विधान परिषद भी है। तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो 22 तो विधानसभा की सीटें थी और 9 आपकी विधान परिषद की सीटें थी। लेकिन गठन के बाद आपके 2001 में परिसीमन किया गया था, और परिसीमन के बाद हमारे जो इनकी सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था और इसकी बढ़ाकर आपका 70 हो गई है। और 2008 में पुनः परिसीमन किया गया था, और 2008 के बाद आपके राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में से आपके जो 15 सीटें इसको आपके आरक्षित किया गया था। तो ध्यान रखना, दो उत्तराखंड में अभी तक 2 बार परिसीमन किया गया था, 2001 में और 2008 में। और राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटें, जिनमें से आपके 15 सीटें जो है आपके रिजर्व की गई है। इसमें 13 सीटें तो आपके एससी के लिए और 2 सीटें आपके एसटी के लिए हैं, और एक तो आपके चक्राता वाली सीट है जहाँ से आपके प्रीतम सिंह विधायक है। दूसरी आपके उधम सिंह नगर में आपकी नानक माता वाली सीट एसटी के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित, तो चक्राता वाली सीट है, दूसरी आपके उधम सिंह नगर के नानक माता वाली सीट है। अंतरिम विधानसभा को देखते हैं, अंतरिम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था ये आपको उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के माध्यम से उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। और उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा का गठन आपके 31 विधायकों के द्वारा की गई थी, और इसमें आपके 31 विधायक में आपके जो इसमें से 22 विधायक थे, ये आपके जो 1996 में जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें चुन के गए थे, और जो 9 सदस्य थे उसमें ये आपके विधान परिषद में गए हुए थे। और जो विधान परिषद में से जो 9 सदस्य में से जो थे ये आपकी विधान परिषद, उनमें से एक सदस्य का जो कार्यकाल था, यह आपका 9वें सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने वाला था या समाप्त हो गया था। इसलिए जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो आपके अंतरिम विधानसभा का गठन आपके 30 विधायकों से किया गया था। उसमें आपके 22 विधायक तो आपके जो थे विधानसभा में थे, और 8 जो विधायक थे ये आपके विधान परिषद में थे। और जब हमारा राज्य बना था उस समय यूपी में आपके बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के पास बहुमत था, और इसलिए उन्होंने 9 नवंबर 2000 को जब हमारा राज्य बना था तो उसी दिन आपके अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। और उस समय राज्यपाल जो बनाए गए थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला को बनाए गए थे, मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी को बनाया गया था, और सुरजीत सिंह बरनाला ने आपके नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाई थी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके नित्यानंद स्वामी थे। और जो
अंतरिम सरकार की जो शपथ ली गई थी उसमें आपके 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 आपके राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा में कुल 30 विधायकों में से 23 तो आपके बीजेपी के थे, 3 आपके सपा के थे, दो दो आपके बसपा और कांग्रेस के थे। लेकिन जब राज्य का गठन हो गया था तो जो मुन्ना सिंह चौहान है जो आपके सपा के विधायक थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और इन्होंने आपके उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन किया गया था। और अब सपा के पास विधायकों की संख्या आपकी दो रह गई है, कांग्रेस के पास भी दो ही थी, बसपा के पास भी दो थी। अब सबके पास सीटें बराबर हो गई, इसी वजह से किसी भी अंतरिम विधानसभा में आपके प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता दूसरा नंबर का जो सबसे बड़ा दल होता है उसके सदस्य को बनाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे सीटें सबकी बराबर हो गई थी, किसी के पास भी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी नहीं थी, क्योंकि सबके पास दो दो सीटें थी, इस वजह से किसी को भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था। मुन्ना सिंह चौहान इस समय अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो प्रतिपक्ष का नेता बन सकते थे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान आपके सपा की पार्टी छोड़ दी थी। और पूछ सकते हैं कि कौन सी पार्टी बनाई थी, तो उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन किया गया था। और वर्तमान में मुन्ना सिंह चौहान जो है आपके विकासनगर सीट से आपके विधायक हैं और ये आपके बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। नित्यानंद स्वामी ने जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद उन्होंने 29 अक्टूबर 2001 को त्याग पत्र दे दिया था। और उसके बाद आपके भगत सिंह कोश्यारी आपके अंतरिम सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार में कितने मुख्यमंत्री बने थे। तो अंतरिम सरकार में दो मुख्यमंत्री बने थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। और 2 मार्च 2002 तक आपके मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे भगत सिंह कोश्यारी। और कोश्यारी के की जो अंतरिम मंत्री परिषद में आपके 9 तो कैबिनेट मंत्री थे, 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे आपके प्रकाश पंत थे, तो ध्यान रखना अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत थे। और उत्तराखंड विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था ये आपके 9 जनवरी 2001 को से शुरू हुआ था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं उत्तराखंड के निर्वाचन, देखते हैं उत्तराखंड का जो पहला निर्वाचन हुआ था ये आपके 24 फरवरी 2002 को हुआ था। और इसमें आपके जो कांग्रेस के जो सांसद थे नारायण दत्त तिवारी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान रखना। और इसमें पहले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी की थी। और पहली जो विधानसभा थी इसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके यशपाल आर्य को बनाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपके यशपाल आर्य को बनाया गया था। और यही यशपाल आर्य आपके अभी प्रतिपक्ष के नेता भी है। तो पहले विधानसभा चुनाव से क्या ध्यान रखना, एक तो 2002 में इसके चुनाव हुए थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने थे और 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से, 2 बीजेपी से। और यशपाल आर्य आपकी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो दूसरे विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आपके 2007 में हुए थे, और इसमें भी 4 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके बीजेपी को बहुमत मिला था, और इसलिए भुवन चंद्र खंडेरी को उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। और विधानसभा का अध्यक्ष आपके हरवंश कपूर को बनाया गया था। जो तीसरे विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ये आपके 2012 में हुए थे, और इसमें आपके 5 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये इस समय कांग्रेस को समर्थन मिला था, या कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें आई थी, इसलिए विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और 2014 में उन्होंने त्याग पत्र दिया था। इसके बाद आपके हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे 8वें नंबर के। और इसी हरीश रावत के समय आपके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया था। चतुर्थ चौथा जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ये आपके 2017 में हुए थे, और इसमें भी आपकी 5 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपके मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसमें आपके समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है, इसकी तो सब आपने पढ़ ही लिया कि समान नागरिक संहिता के लिए आपके 2022 में आपके समान नागरिक संहिता को परिवर्तित कर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी की जो अध्यक्षता की गई थी आपके रंजना देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें जो अन्य सदस्य, तो अब तो नहीं पूछेगा, पहले कहीं पूछ सकते थे, पर ध्यान रखना अगर ये पूछ लें कि अध्यक्ष कौन था तो रंजना देसाई, ध्यान रखना। अन्य सदस्य आपके प्रमोद कोहली थे, शत्रुघ्न सिंह थे, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल थे, मनु गौड़ इसके सदस्य थे। और 6 महीने इसको रिपोर्ट इसका का जो कार्यकाल था कमेटी का, इसका 6 महीने था। जो पांचवी विधानसभा का जो चुनाव हुए थे ये आपके 2022 में हुए थे। और आपके
इसमें बीजेपी को बहुमत मिला था। बीजेपी के पास आपके 47 सीटें आई थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। और पुष्कर सिंह धामी को आपके राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई थी और 12वें नंबर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने थे। और पांचवी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें 8 महिलाएं जीत के आई थी। और और इस समय जो विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपके रितु खंडूरी को बनाया गया था। और रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी और इसको सर्वसम्मति से बनाया गया था। और इसमें आपके 8 महिलाएं जीत के आई थी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के कौन सी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक महिलाएं जीत के आई थी। तो ध्यान रखना, जो 5वें नंबर का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें सबसे अधिक महिलाएं जीत के आई थी। और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा का अध्यक्ष कौन थी? तो रितु खंडूरी, ध्यान रखना। विधानसभा के अलावा जो हमारे जो विधायक होते हैं, इनके पास बहुत समय नहीं होता, मंत्रियों के पास बहुत समय नहीं होता है, ना ही इनको इतनी सारी जानकारी होती है कि हर डिपार्टमेंट के बारे में इनको जानकारी हो। इसके लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया जाता है। विधानसभा के पास इतना समय और इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि प्रति मामले में ये गहनता से विचार करें। इसलिए इन कमेटियों का गठन किया जाता है। और ये कमेटी आपके जैसे प्रत्यायोजित विधि निर्माण कमेटी हो गई, आश्वासन कमेटी हो गई, लोक लेखा कमेटी हो गई, निगम कमेटी हो गई, विशेषाधिकार कमेटी हो गई, याचिका कमेटी हो गई, इन कमेटियों का गठन किया जाता है। जो नेता विरोधी दल का जो नेता होता है, या विरोधी दल के जो नेता होते हैं, या आपके जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उनको उसके नेता को, उसमें विरोधी दल के नेता को मान्यता दी जाती है। और इसको आपके कैबिनेट स्तर, जो कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं, उनके उस समय उनके समान इनको सुविधाएं दी जाती हैं। और इनके जो वेतन भत्ता होगा, ये आपको निःशुल्क दी जाती है। यानी यूँ बोले कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके समान इनका दर्जा होता है जो विरोधी दल का नेता होता है। सचिवालय जो है, राज्य विधानसभा का अपना एक सचिवालय भी होता है। और इसकी कार्य प्रणाली आपके राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों के सचिव पूर्णतः स्वतंत्र होती है। और सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है, जो कि आपके स्थानीय लेखा कार्रवाई या अन्य गठित समितियों का कामकाज को देखता है। फिर हम उत्तराखंड की जो संसदीय प्रतिनिधि देखते हैं। तो उत्तराखंड में आपके जो अगर संसदीय प्रतिनिधि की देखें, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और लोकसभा की जो 5 सीटें, ये कौन कौन सी? एक तो आपके अल्मोड़ा वाली सीट है, दूसरी आपकी पौड़ी गढ़वाल की सीट है, तीसरी आपकी टिहरी गढ़वाल वाली सीट है, चौथी आपकी नैनीताल और उधम सिंह नगर वाली सीट है, पांचवी आपकी हरिद्वार वाली सीट है। और प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत आपके 14 विधानसभाएं सीटें आती है। और जो अल्मोड़ा वाली सीट है, ये आपके एससी के लिए आरक्षित, यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये उत्तराखंड के शासन प्रशासन था। इससे आगे हम उत्तराखंड की न्यायपालिका को देखने की कोशिश करेंगे।